हेलो यूट्यूब लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें ये वाला जो सेकंड चैप्टर है वो हमने यहाँ छोड़ा था, यानी कि ये जो इमेज थी यहाँ पर। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, वो आपकी टीचर आपको क्लास में डेफिनेटली कराएगी, जो कि काफ़ी अच्छी है और ईजिली आप कर भी लोगे। चलो पढ़ लेते हैं एक बार क्या है इस एक्टिविटी में। काउंटिंग द नंबर्स ऑफ स्क्वायर, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द स्मॉलेस्ट, जो कि हमने कर लिया है। लार्जेस्ट कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। स्मॉलेस्ट कौन सा है हमारे पास? स्मॉलेस्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विच वन इज़ लार्जर, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका? ऑब्वियसली साउथ अमेरिका बड़ा है नॉर्थ अमेरिका से। अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आइलैंड्स, तो आज का जो टॉपिक है मेन वो है आइलैंड्स। If you have carefully observed the two maps earlier in this chapter, you may have noticed that. Class, हम लोगों ने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में दो मैप्स देखे थे, जिन मैप्स में हमने दो चीज़ें नोटिस की थी। ठीक है, पहला था द कॉन्टिनेंट डू नॉट इंक्लूड ऑल लैंड मासेस। जो कॉन्टिनेंट है उसमें सारे ही लैंड मासेस इंक्लूड नहीं होते हैं। कुछ लैंड मासेस ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं और मैप में इवन शो भी नहीं होते। ठीक है, some smaller pieces of land are left out, surrounded by water on all sides. They are called islands. क्लास, छोटे छोटे जो लैंड के पीसीज होते हैं जो कि ज़्यादा बड़े नहीं होंगे और वो चारों तरफ से पानी से कवर होते हैं, घिरे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आइलैंड्स कहते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आइलैंड का है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री मतलब कॉन्टिनेंट है, आइलैंड कॉन्टिनेंट। आइलैंड कॉन्टिनेंट का मतलब है वो चारों तरफ से कवर है। हम उससे आइलैंड इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो काफ़ी वास्ट एरिया में कवर है, वास्ट एरिया कवर करता है, बहुत बड़ा है, और उसे आप एक कंट्री भी कह सकते हो और पूरा एक कॉन्टिनेंट भी है वहाँ। कॉन्टिनेंट आर ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर, बट बिकॉज दे आर सो लार्ज दे आर नॉट कंसिडर आइलैंड्स। अभी हमने बात की कि जो कॉन्टिनेंट है वो भी चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, लेकिन हम उन्हें आइलैंड इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब साइज़ में काफ़ी बड़े हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, देयर आर लैक्स ऑफ आइलैंड्स ऑन द प्लानट ऑफ वेरी डिफरेंट साइजेस। हमारे जो अर्थ है इसके ऊपर लैक्स ऑफ क्या है? आइलैंड्स हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के। ठीक है, अब डोंट मिस आउट, ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा नॉलेजेबल है। ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इट ऑन अ ग्लोब और मैप। मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, या फिर शायद लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, दो ग्लोब देखे थे। दो ग्लोब में नॉर्थ पोल की साइड हमने आइलैंड देखा था, वो कौन सा था? वो ग्रीनलैंड था। ठीक है, जो ग्रीनलैंड आइलैंड है वो नॉर्थ अमेरिका के आपको नॉर्थ साइड दिखाई देगा अबव। ठीक है, तो ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। यू वुड हैव टू ऐड एरियाज ऑफ 10 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया टू रीच इज साइज, यानी कि आपको कम से कम इंडिया के 10 लार्जेस्ट जो स्टेट्स हैं उनको इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके ग्रीनलैंड का एरिया कवर होगा। इंडिया हैज़ मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स। जो इंडिया है उसके पास 1300 स्मॉल आइलैंड ग्रुप्स हैं, मतलब स्मॉल आइलैंड्स हैं। और ये जो आइलैंड्स हैं ये दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। पहला है अंडमान एंड निकोबार में, फिर दूसरा है लक्षद्वीप में। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है वो कहाँ पर है? वो बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, और वहीं लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप वो कहाँ है? वो अरेबियन सी में है। आप कभी भी मैप देखोगे इंडिया का तो आपको ये दोनों ही ग्रुप ऑफ आइलैंड ईजिली दिख जाएंगे। सिंस 1981 द इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम हैज़ बीन एक्सप्लोरिंग अंटार्कटिका। क्लास 1981 में एक प्रोग्राम चलाया गया था, इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में क्या था? अंटार्कटिका आपको पता होगा ये वो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया हुआ नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ पहला ये साउथ पोल पर है, दूसरा यहाँ का जो क्लाइमेट वो इतना ज़्यादा हार्श और कोल्ड है दैट वी कांट सर्वाइव हियर। यहाँ के जो कंडीशंस हैं वो ह्यूमंस के रहने लायक नहीं है, दूसरा वहाँ कोई वेजिटेशन भी नहीं है, इसलिए अ कॉन्टिनेंट विद अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट और हार्श एनवायरनमेंट। In 1983, India established its first scientific base station है there, यानी कि 81 में प्रोग्राम लॉन्च किया गया और उसके 2 साल बाद वहाँ पर क्या बनाया गया? एक साइंटिफिक बेस बनाया गया, साइंटिफिक बेस स्टेशन, जिसका नाम क्या रखा गया? दक्षिण गंगोत्री, कॉल्ड दक्षिण गंगोत्री
2 more bases वन established later, फिर उसके बाद 2 बेस और बनाए गए, वो भी कुछ टाइम के बाद. About 40 times of Indian scientists, about 40 teams of Indian scientists have conducted researches in this far away region. यानी कि साइंटिस्ट जो थे कम से कम 14 टीम्स गई थी साइंटिस्ट की, वो किस लिए, इस जगह को क्या करने के लिए, रिसर्च करने के लिए यहाँ पर. Especially on the evolution of climate and environment, the settlement where the scientists live has a library and even a post office. अब यहाँ पर उन्होंने अपना बेस स्टेशन बनाया जस्ट बिकॉज ऑफ रिसर्च के लिए. दूसरा, यहाँ के जो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पे उस पर रिसर्च करने के लिए, क्या हमेशा से ही अंटार्कटिका का क्लाइमेट ऐसा ही था यहाँ पर, या फिर अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पर यहाँ पर वेजिटेशन थी, या फिर ये किस चीज़ का पार्ट था, और बाकी सारी चीज़ें. जो अंटार्कटिक वो है कॉन्टिनेंट है, वो कौन सी प्लेट का पार्ट हुआ करता था, उस चीज़ के बारे में रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट ने यहाँ पर अपना क्या सेटल किया था, एक बेस स्टेशन सेटल किया था. वो भी कब, 1983 में. और उसके बाद दो और बनाए गए. ठीक है. और कितनी टीम्स गई थी यहाँ पर 40 टीम्स गई थी साइंटिस्ट की. चलो अब हम आगे पढ़ लेते हैं. ओशंस एंड लाइफ्स. Oceans and continent are vital part of the environment and affect most aspect of our lives. यानी कि जो ओशन और कॉन्टिनेंट है वो हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. वाइटल मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होना. ठीक है. जो हमारी लाइफ को काफ़ी सारी चीज़ों से वो आस्पेक्ट जो है उसको अफेक्ट करता है. इवन इफ़ वी डू नॉट नोटिस इट, चाहे वो हम नोटिस नहीं कर रहे उस चीज़ को, बट वो हमारी लाइफ को काफ़ी अफेक्ट कर रहा है, और वो उसके बहुत सारे रीजंस हैं. वी हैव मेंशन दैट ओशन स्टैंड ड्रेन टू द कॉन्टिनेंट. दिस इज पार्ट ऑफ अर्थ्स वाटर साइकिल. मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके पास जो रेन्स आती है, बारिश होती है, मॉनसून का जो सीज़न आता है वो ओशंस की वजह से आता है. यानी कि हमारे इंडिया में जब समर सीज़न के बाद मॉनसून सीज़न आता है तो वहाँ पर जो मॉनसून विंड है वो कहाँ से आती हैं, वो ओशंस की तरफ से ही आती हैं. ठीक है. जब आप क्लास 9th में आओगे तब आप इसके बारे में काफ़ी ब्रॉडली पढ़ोगे. ठीक है. आगे देखते हैं. विच यू विल फर्दर स्टडी इन साइंस. अब इसके बारे में आप साइंस में भी पढ़ोगे. विदाउट ओशंस फॉर इंस्टेंस देयर वुड बी नो रेनफॉल. ओशंस के बिना कॉन्टिनेंट पर बारिश नहीं होगी. ये बहुत कॉमन चीज़ है, और ये सच भी है कि बारिश जो है, जो बारिश वाली जो विंड है, यानी कि हमारी जो मॉनसून विंड है, वो कहाँ से आती हैं, वो ओशन के साइड से आती हैं. और इस वाटर साइकिल के बारे में आप साइंस में पढ़ोगे. द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट. मोर ओवर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय ओशंस फ्लोरा. यानी कि अर्थ जो है अर्थ जो है एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ओशंस की तरफ से बारिश ना आए. इवन जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कौन करते हैं, जो ओशंस के अंदर फ्लोरा है. मैंने आपको बताया फ्लोरा का मीनिंग क्या होता है. जो मरीन प्लांट्स होते हैं उन्हें फ्लोरा कहा जाता है. फ्लोरा एंड फौना. प्लांट वाला पोर्शन फ्लोरा कहा जाएगा, और फौना किसे कहा जाएगा, जो मरीन एनिमल्स होते हैं उन्हें. ठीक है. तो जो वर्ल्ड की ऑक्सीजन, हाफ ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो ओशंस के अंदर, जो हमने डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स देखे थे, एलगी हो गया, ग्रासेस हो गए, ये सभी प्रोड्यूस करते हैं क्या चीज़, ऑक्सीजन. इसीलिए क्या कहा जाता है इसे, विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स लंग. इसीलिए इसे प्लैनेट, हमारे जो प्लैनेट है उसका लंग कहा जाता है. द ओशन देयरफॉर प्ले अ क्रूशल रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ. इसीलिए ओशंस जो है वो हेल्प करते हैं हमारे अर्थ पर, यानी कि लैंड एरिया पे लाइफ को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, क्लाइमेट को चलाने के लिए. यानी कि जो हमारा क्लाइमेट है वो काफ़ी अफेक्ट होता है किससे, ओशन से. और हमारी जो लाइफ है उसको सही तरीके से चलाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है क्या चीज़, ओशंस. ओशन हैव डीपली इम्पैक्ट ह्यूमैनिटी इन मैनी अदर वेज. फ्रॉम अर्ली टाइम्स पीपल हैव यूज ओशन एंड सी टू माइग्रेट टू अदर रीजन्स. आपको पता होगा पुराने टाइम में भी और अभी के टाइम में भी क्या है, ओशन जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए काफ़ी यूज़ करते थे. और ओशन हमारी जो लाइफ है उस पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालता है, वो भी अलग अलग तरीके से. लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए ओशंस का यूज़ हुआ करता था.
to trade in all kinds of good, to conduct military campaigns and as a source of food through fishing. यानी कि मिलिट्री कैंपेन्स भी होते हैं इसमें. फूड जो है, फिशिंग, हमारे खाने के लिए जो सी फूड होता है वो कहाँ से मिलता है? हमें ओशन से मिलता है. Oceans have also nourished the culture of coastal people all over the world. Almost all of them have tales, legends about the sea gods and goddesses, sea monster and treasures from the sea. The ocean's danger, but also their blessings. Class, जो ओशन है वो कोस्टल एरिया वाले जो लोग हैं, कोस्टल के एरिया के आसपास जो लोग रहते हैं, उनके कल्चर को काफ़ी इफेक्ट करता है. उनका जो कल्चर होगा बेस्ड होता है किस पर? ओशंस पर. वो अपने खाने के लिए, अपने स्टेपल फूड पर भी किस पे डिपेंडेबल होते हैं? ओशंस पर. उन लोगों का मेनली स्टेपल फूड क्या होता है? फिश वगैरह होता है. ठीक है, फिशिंग करते हैं. बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो ओशन से रिलेटेड होते हैं उनके. ठीक है, जैसे कि केरला में आप जाओगे, केरला में एक बोट रेस होती है. ठीक है, वो बोट रेस केरला के अंदर बैक वाटर में होती है. जो बैक वाटर होता है वो ओशन का ही रुका हुआ पानी होता है. ठीक है, तो वहाँ का क्या कल्चर बन गया? वहाँ एक बोट रेस होती है साल में. ठीक है, अब बहुत सारे जो लोग हैं सभी के पास अपनी अपनी कहानियाँ हैं, लेजेंड्स हैं. वहाँ के भगवान हैं, जो समुद्र, जो हमारे ओशंस हैं उनके भगवान भी होते हैं उन लोगों के, उनकी पूजा करते हैं वो लोग. इवन आपको पता है जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसमें कुछ ऐसे क्या बताऊँ, ऐसे लोग रहते हैं जो कि अपनी हर चीज़ के लिए डिपेंडेबल है ओशंस पर. ठीक है, ऐसा एक आइलैंड ग्रुप है वहाँ पर जहाँ पर नॉर्मल पीपल नहीं जा सकते. ये रियल है. वहाँ पर नॉर्मल पीपल्स का जाना मना है, हम लोगों का जाना, क्योंकि वो जो आइलैंड है वो पर्टिकुलर एक मतलब ट्राइबल कम्युनिटी है, उसके लिए रिजर्व है. हम वहाँ नहीं जा सकते. ठीक है, क्योंकि उनका जो बॉडी का वो है, क्या कहते हैं, उनकी जो वो है बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है. ठीक है, इसीलिए नॉर्मल पीपल यानी कि हम लोगों का वहाँ जाना बिल्कुल बैन है उस आइलैंड के पास. वो इंडिया का ही पार्ट है वो आइलैंड, लेकिन वहाँ जाना मना है. ठीक है, अब देखो यहाँ डोंट मिस आउट के बारे में दिया हुआ है, एक नॉलेजेबल चीज़ है. द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिज़ाइन June 8 एज अ वर्ल्ड ओशन डे टू रिमाइंड अस ऑल ऑफ द मेजर रोल टू ओशन प्ले इन एवरी डे लाइफ. यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है हमारी एक एजेंसी है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. अब यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाने के बारे में सोचा और सभी लोगों को ये चीज़ याद दिलाई कि ओशन हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं. इट सर्व्स एज अ लंग ऑफ अवर प्लानट, अ मेजर सोर्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर. यानी कि हमें क्या क्या मिलता है उससे? पहला सोर्स है फूड का, मेडिसिन मिलती है. दूसरा लंग्स है हमारे प्लानट का, और हमारे बायोस्फीयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है. साइंटिफिक स्टडीज़ हैव शोन हाउ the oceans are polluted by human activity. We throw several million tons of plastic waste into the ocean over a year. लेकिन ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? ह्यूमन हर चीज़ को पोल्यूट करते जा रहे हैं. कभी आपने ये चीज़ देखी है कि कोई एनिमल है वो किसी चीज़ को पोल्यूट कर रहा है? कोई बंदर है वो कोई चीज़ फेंक रहा है जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है? कोई भी जानवर कभी भी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाते. ठीक है, सिर्फ ह्यूमंस ही ऐसे लोग हैं, ह्यूमंस ही ऐसी स्पीशीज़ है जो कि एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे तरह से नुकसान पहुंचाती है और उसको सही करने के बारे में सोचती भी नहीं है. हर साल सेवरल मिलियंस ऑफ टन जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं और इवन प्लास्टिक जो है वो ओशंस में गिर दिया जाता है. और आपको पता होगा प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो डीकम्पोज नहीं होता कभी भी. ठीक है, अब जब ये डीकम्पोज नहीं होता तो क्या होगा? ये पोल्यूट करता जाएगा किसको? ओशंस को. ओशन में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है ये. ठीक है, एज अ रिजल्ट द मरीन प्लास्टिक वेस्ट इनटू द ओशन एवरी ईयर, चोकिंग मरीन लाइफ. अब देखो चोकिंग का मीनिंग होता है दम घुटना, यानी कि जो मरीन एनिमल्स हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हम इस तरह की चीज़ें करते हैं. यानी कि वहाँ पे प्लास्टिक, पॉलीथीन फेंकना, बॉटल्स फेंकना, उससे क्या होता जाएगा? उन लोगों का घर ख़राब हो रहा है. ठीक है, उन लोगों के लिए तो ओशन ही उनका घर है. वो क्या हो रहा है? वो पोल्यूट होता चला जा रहा है हम लोगों की वजह से. There are several other forms of pollution. As a result, the marine environment is under threat. Overfishing is another cause of decline of marine life. It is our collective responsibility to protect ocean for the future of the planet and of the humanity. यानी कि ओवर फिशिंग करना,
बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से जो मरीन लाइफ है वो हम बहुत ज़्यादा थ्रेट में आ चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है उन्हें। और हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीज़न, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने की वजह से और इवन ह्यूमन बीइंग होने की वजह से हम लोगों को देखना है कि मरीन लाइफ को भी ज़िंदा रखना है, क्योंकि वो हमारा जो बायोस्फीयर है उसका बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम ओशंस को प्रोटेक्ट करें, फ्यूचर के लिए भी, ह्यूमैनिटी के लिए भी और प्लानट के लिए भी। अब क्लास ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आगे 2-3 पॉइंट्स दिए हैं, एक बार हम बस उसे रीड कर लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन। द अर्थ सर्फेस हैज़ वास्ट वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशंस एंड लार्ज लैंड मासेस कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। ओशंस आर इंटरकनेक्टेड. कॉन्टिनेंट मे बी काउंटेड इन अ वेरियस वेज. द मोस्ट कॉमन काउंट इज 7. आपको पता होगा 5 तो हमारे ओशंस हैं, ठीक है, और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैज़ अ मोर लैंड देन द साउदर्न हेमिस्फेयर. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा क्या है, लैंड एरिया है, यानी कि लैंड मासेस है. साउदर्न एरिया में नहीं है, सदर्न हेमिस्फेयर में नहीं है. Oceans support all kind of marine life and play a critical role in the world climate. They are now seriously affected by human activity and need our collective protection. अभी हमने डिस्कस किया था ओशन लाइफ बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, हमारी वजह से अफेक्ट हो रही है. हमें क्या करना है, उसको बहुत सीरियसली लेकर के उसको क्या करना है, प्रोटेक्शन देनी है. लोगों को जागरूक करना है कि कोई भी प्लास्टिक वेस्ट जो है वो आप ओशन में मत डालो, क्योंकि वो कभी डिकम्पोज नहीं होगा. उससे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जो मरीन एनिमल्स हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी मरीन लाइफ के जो वो हैं एनिमल्स हैं उनके लिए. ठीक है, उनको सांस लेने में दिक्कत होगी. दे कांट सर्वाइव इवन. सो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं. इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेरी हो, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, बाय बाय.